हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 30। इससे पहले इस कहानी के 29 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप सब ने अब तक पढ़ा था। शुभ ने मैनेजर का कॉलर ठीक करते हुए कहा, सॉरी बॉस, किसी बात को लेकर दिमाग थोड़ा सा खराब था, इसीलिए तुम्हारी ज्वेलरी शॉप पर थोड़ा सा सीन क्रिएट कर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। तो शुभ अभी ज्वेलरी शॉप से बाहर आ गया था, मगर उसके दिमाग में अभी भी काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी। अब देखते हैं आगे। शुभ टेंशन में शॉप से बाहर निकलकर सीधा एक बार में गया। शुभ ड्रिंक ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन आज शुभ का दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए शुभ ने बियर की एक बोतल ख़त्म कर दी थी। लेकिन फिर भी उसके दिमाग से अभी भी दिशा का सेक्रीफाइस जा ही नहीं रहा था। शुभ ने धीरे धीरे करके अभी 4 बियर की बोतल पी ली थी। अभी भी शुभ को नशा होने लगा था, तो शुभ अभी नशे में वहीं पर बैठा रहा। तो शुभ बार बार आई लव यू पिकाचू, आई लव यू पिकाचू बोल रहा था। शुभ को सच में होश नहीं था, तो वो इस वक्त कहाँ पर है और क्या कर रहा है। तभी उसके मुंह पर अभी बहुत सारा पानी आकर गिरा। तो शुभ ने गुस्से में कहा कि कौन है बे, किसकी मौत आ रही है। तो शुभ की आंखें एकदम से खुल गईं। तो शुभ ने अपनी आंखें मलते हुए देखा, तो सामने दादी बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ी हुई थी और झाड़ू लिए थी। दादी को देखकर शुभ की आधी तो बियर उतर ही गई थी। इधर नील का कैबिन था। इस वक्त अवनी हाथ बांधे हुए खड़ी हुई थी और नील सोफे पर अपना सिर पकड़े हुए बैठा हुआ था। तो अवनी ने कहा कि नील, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आखिर कुछ ही दिन की तो बात है, आ जाऊंगी मैं। जाना जरूरी है, वरना नहीं जाती। कनाडा से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा लूं, उसके बाद इंडिया आ जाऊंगी और फिर मैं और आप धूमधाम से हमारी शादी करेंगे। तो नील ने अभी थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा कि देखो अवनी, मुझे ना उस ताड़का पर बिल्कुल यकीन नहीं है। वो तुम्हें कनाडा लेकर जाएगी और फिर इंडिया आने ही नहीं देगी। मुझे तो बस यही लग रहा है कि तुम्हारी मॉम शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती थी, वो हमारी शादी होने ही नहीं देंगी। तो अवनी ने भी थोड़ा हैरानी से नील को देखा और गुस्से में बोला कि ताड़का मॉम है वो मेरी और तुम्हारी होने वाली सासू माँ। ताड़का क्या होता है, तुम ऐसे उन्हें कैसे बोल सकते हो? तो नील ने कहा कि ताड़का ही है तुम्हारी मॉम। मैं पक्का कह रहा हूँ कि उनकी प्लानिंग है मुझे तुमसे दूर करने की। वो चाहती ही नहीं है कि तुम्हारी और मेरी शादी हो। तो अवनी अभी नील के पास आकर नील की थाई पर बैठ गई और अवनी ने नील के कॉलर पकड़कर कहा कि नील, मैं कल चली जाऊंगी, प्लीज मुझे थोड़ा सा प्यार कीजिए ना। आप तो मुंह फुलाकर ही बैठ गए हैं। आपको तो मेरी याद आएगी, तो मुझे भी तो आपकी याद आएगी ना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपकी याद नहीं आएगा? कुछ दिनों में ही तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराकर हमेशा के लिए आपके पास ही आ जाऊंगी ना। तो फिर आप क्यों मुंह बना रहे हैं? तो नील ने अवनी के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम समझ नहीं रही हो अवनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम शादी के बाद भी तो चली जा सकती हो ना। मुझे सच में तुम्हारी मॉम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो अवनी को अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया था नील पर। तो अवनी ने कहा कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे ना पैकिंग भी करनी है। अवनी थोड़ा गुस्से में नील की गोद से उठ गई। तो नील अभी फिर से अवनी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अवनी दोबारा से नील की गोदी में जाकर बैठ गई। तो नील ने कहा कि गुस्सा हो गई। अवनी ने भी मुंह फेर कर कहा कि कल चली जाऊंगी ना, और आप गुस्सा होकर बैठ गए हैं तो मेरे यहाँ रुकने का कोई फायदा भी नहीं है। क्या करूँ मैं यहाँ पर रुककर? मैं जा रही हूँ। सोचा था कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम बिता लूंगी, लेकिन आप तो। नील ने अवनी के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और उसके माथे पर किस करके कहा कि अब ज्यादा नौटंकी नहीं, समझी? कितने दिन में वापस आ जाओगी मुझे वो बताओ। 2 महीने बाद अवनी ने नजर चुराते हुए कहा। तो नील ने अभी हैरानी से कहा कि 2 महीने बाद? पागल हो गई हो क्या? मैं 2 महीने तक क्या करूंगा यहाँ पर? एक काम करते हैं, हम अभी चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद तुम कनाडा चली जाना। तो अवनी ने अभी नील के गाल पर किस करके कहा कि आप इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी फील क्यों कर रहे हैं नील? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आ जाऊंगी 2 महीने के बाद। हम रोज फोन पर बात करेंगे, वीडियो कॉलिंग भी तो करेंगे ना। तो अवनी ने भी नील की शर्ट के बटन को खोलते हुए कहा कि नील,
थोड़ा सा प्यार कीजिए ना, फिर मैं चली जाऊंगी। तो नील ने भी शरारती मुस्कान से अवनी को देखा और फिर नील ने अपने होंठ अवनी के होंठों पर रख दिए। नील अवनी को किस करने लगा तो अवनी भी अभी नील का साथ दे रही थी। नील ने अवनी को धीरे धीरे सोफे पर लेटा दिया और नील ने अवनी के कुर्ती का एक बटन खोल दिया और कुर्ती को नीचे से खिसका कर अपने नाम के टैटू को सक करने लगा। तो अवनी के हाथ भी अभी नील के बालों में लगातार चल रहे थे। अवनी धीरे धीरे मदहोश हो रही थी। थोड़ी देर के बाद ही अवनी बोली, बस नील, अब छोड़िए। नील ने कहा कि क्यों छोड़ूं, तुमने ही तो कहा था कि नील थोड़ा सा प्यार कर लीजिए। अब कर रहा हूँ तो करने नहीं दे रही हो, ये कौन सी बात होती है यार। तो अवनी ने थोड़ा गुस्से में कहा कि नील, आपका दिमाग खराब हो गया है, थोड़ा सा प्यार करने के लिए कहा था, ज़्यादा नहीं। आप तो पूरा प्यार ही करने लगे, हमेशा बस तैयार ही हो जाते हैं। तो नील ने अभी फिर से अवनी का दुपट्टा खींचते हुए कहा कि लड़के थोड़ा सा प्यार ऐसे ही करते हैं, तुम्हें क्या पता, छोड़ो इसे, मुझे तुम्हें प्यार करना है। सब कुछ तो ढक कर बैठ गई हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम्हें प्यार कैसे करूं। तो अवनी ने भी हैरानी से अपना दुपट्टा खींचते हुए कहा कि नील, चुपचाप से दुपट्टा छोड़िए, मुझे पहनना है, समझे आप। तो नील ने कहा कि अच्छा चलो मैं पहना देता हूँ तुम्हें दुपट्टा। अवनी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जाइए, मैं खुद ही पहन लूँगी। तो अवनी को इस वक्त अभी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। अब वो नील की तरफ देख ही नहीं रही थी, बस गर्दन झुकाए हुए बोल रही थी। थोड़ी देर के बाद ही अवनी गुस्से में उठी और वहां से जाने लगी। तो नील ने अवनी को दीवार से लगा दिया। अवनी शर्म के मारे नील की तरफ फिर से नहीं देख रही थी। अवनी ने थोड़ा गुस्से में कहा कि नील प्लीज़ जाने दीजिए ना, मुझे काम है। नील ने कहा कि नाराज़ हो गई क्या, शादी के बाद भी तो ऐसे ही परेशान करूँगा, तब भी ऐसे ही गुस्सा हो जाओगी क्या मुझसे। तो अवनी ने अभी नील की बातों का जवाब नहीं दिया और वो नज़रें झुकाए हुए खड़ी रही। तो अवनी ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा कि मुझे जाना है, छोड़ दीजिए नील। तो नील ने कहा कि अगर गुस्सा होकर जाओगी तो नहीं जाने दूंगा, मुस्कुरा कर जाओगी तो तुम्हें जाने दूंगा। अब इतना हक तो मेरा बनता ही है ना, मैं अपनी अवनी को थोड़ा सा परेशान कर लूं। तो अवनी ने भी नील का हाथ झटका और वहां से जाने लगी। अवनी ने कैबिन के गेट का हैंडल छुआ ही था कि वो वापस आई और उसने नील को गुस्से में देखा और फिर नील की मेन चेयर से नील का कोट उठा लिया। तो अवनी ने अभी कोट को अपने साथ ले जाते हुए कहा कि इसे लेकर जा रही हूँ, समझे आप। और तो नील के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कान आ गई और उसने अवनी को पीछे से पकड़कर कैबिन में गोल गोल घुमा दिया। तो अवनी के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी। तो नील ने अभी अपनी को खड़ा किया और उसका चेहरा घुमाकर अपने पास लेकर आकर बोला कि नील को भी ले जाओ ना अपने साथ, तुम्हारे बिना वैसे भी यहाँ पर मन नहीं लगेगा हमारा। तो अवनी ने अभी खुद को छुड़ाते हुए कहा कि आप जाने दीजिए, बहुत देर हो गई है, पहले ही आपने इतनी देर करा दी है। तो नील ने कहा कि आज रात आऊँगा, अपना पैकिंग पहले से ही ख़त्म कर लेना, समझी। तो अवनी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी। अवनी ने नील के गाल पर किस किया और वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ शुभ की दादी को देखकर सारी की सारी उतर गई थी। शुभ जल्दी से खड़ा हुआ और उसने अपनी आंखें मलकर देखा तो सामने सच में अभी दादी ही खड़ी हुई थी। शुभ ने खुद से कहा कि क्या मैं सच में दादी को देख रहा हूँ अपने सामने। तो दादी अभी शुभ के पास आई और एक जोरदार चांटा लगाकर बोली, हाँ मैं सच में तेरे सामने ही खड़ी हूँ, समझा तू। चांटा लगते ही शुभ को यकीन हो गया था कि सामने दादी ही खड़ी है। तो दादी ने कहा कि क्या कर रहा है तू यहाँ पर, वो भी दिन में। तो शुभ ने अभी गाल पर अपना हाथ रखकर कहा कि दादी रात को पीने दोगी क्या, पक्का, अगर आप रात को पीने दोगी तो आज के बाद दिन में कभी भी नहीं पीऊंगा। तो दादी ने एक और चांटा शुभ के गाल पर रसीद कर दिया। शुभ ने जय को देखा और जैसे कह रहा हो कि पकड़ो ना दादी को, वरना ये मुझे मार मार के आज लाल बंदर बना देंगी, तुम ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे। तो दादी ने गुस्से में अभी शुभ की बाजुओं को पकड़ा और क्लब से बाहर ले जाते हुए कहा कि कल तक तो तू दिशा से प्यार करता था ना, आज तुझे कोई पिकाचू मिल गई है, तेरा कोई ईमान धर्म है भी या नहीं। हर दूसरे तीसरे दिन तुझे अलग अलग लड़कियों से प्यार होता रहता है ना। तू घर चल, तुझे मैं बताती हूँ, आने दे रुद्र को, तेरी खैर नहीं, अब रुद्र ही तुझे सुधारेगा। तो दादी ने अभी बड़बड़ाते हुए शुभ को गाड़ी में बैठा दिया और खुद भी आकर बैठ गई। जय भी दादी के पीछे पीछे आकर गाड़ी में बैठ गया था। शुभ चुपचाप गाड़ी में गुस्सा होकर बैठा हुआ था। तो दादी आकर अभी शुभ के बराबर में बैठ गई थी। तो जय ने गाड़ी स्टार्ट कर
कर दी। दादी ने शुभ का कान जोर से पकड़कर कहा कि अब बता, कौन है पिकाचू, किससे प्यार करता है तू? तनु तो कह रही थी कि तू दिशा से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। अब ये नई लड़की कौन है? पिकाचू बोल, इंडिया की है या फिर इंडिया से बाहर की है? पहले बता देती हूँ शुभ, मैं किसी बाहर वाली लड़की को अपनी बहू बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। घर में 10-10 बाउंसर्स रहते हैं, वो कटे पटे कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ घूमेंगी, तो मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझा तू? तो जय को भी काफ़ी हंसी आ गई। जय ने कहा कि दादी बस कीजिए ना, छोड़ दीजिए, बच्चा है, ये दिशा को ही पिकाचू बोलता है। तो दादी ने अभी शुभ के बाल को कसकर पकड़कर हिलाते हुए कहा कि ये कैसा नाम रखा है तूने? बोल, पिकाचू, ये क्या नाम होता है, क्या है ये? तो शुभ अभी दोपहर से ही गुस्से में था, ऊपर से वो दादी के रिएक्शन से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। शुभ ने लगभग चिल्लाते हुए कहा कि दादी यार छोड़ दो ना, वैसे ही दिमाग खराब है। तो दादी ने कहा कि क्यों दिमाग खराब है तेरा? तो शुभ की आंखों में अभी पानी आ गया था। शुभ ने अपना सर दादी की गोद में रख लिया। दादी भी अब शुभ की कंडीशन अच्छे से समझ गई थी और वो शुभ के बालों को सहलाने लगती हैं। तो शुभ बोलता है कि दादी मैंने अपने पिकाचू को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, वो लड़की बहुत ज़्यादा प्यारी है और मैं एकदम मॉनिस्टर। दादी ने शुभ के बालों को सहलाते हुए कहा कि जानती हूँ तेरी वजह से उसने अपनी चैन बेच दी है। शुभ एकदम से उठकर दादी को हैरानी से देखने लगा और फिर बोला कि आप जानती हो दादी, दिशा ने मेरी वजह से अपनी चेन बेच दी है। तो दादी ने अभी शुभ के कान को पकड़कर कहा कि तो तुझे क्या लगता है मैं इस कहानी में बस नाम की दादी हूँ? मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना। अब बता मुझे, उसने तेरी वजह से चैन क्यों बेची थी, ये मुझे जानना है। तो शुभ ने अभी दादी का हाथ अपने कान से हटाया और फिर से दादी की गोद में लेट गया। तो शुभ ने कहा कि दादी मैं ना बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, मैं उसे लैपटॉप की धमकी देता था जिसकी वजह से उसने अपनी चैन बेच दी। मैं चैन खरीदने भी गया था पर वो चैन पहले ही किसी ने खरीद ली है। दादी ने अपने पर्स में से वो चैन निकालकर शुभ को दिखाते हुए कहा कि यही है ना वो चैन? तो शुभ ने अभी दादी से वो चैन छीनते हुए कहा कि हाँ हाँ दादी, यही तो है पिकाचू की चैन। तो दादी ने वो चैन शुभ से दोबारा खींच लिया और बोली कि पहले मुझे पूरी बात सही सही बता, उसके बाद ही मैं तुझे ये चैन दूंगी, समझा तू? तभी थोड़ी देर के बाद जय ने गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर आकर रोक दी। शुभ और दादी प्रताप हाउस के अंदर चले गए। दादी ने शुभ को लेकर अभी सीधा सीधा शुभ के कमरे में लेकर चली गई। दादी सोफे पर बैठी थी और शुभ ने अपना सर दादी के गोद में रखा हुआ था। दादी ने कहा कि देखो शुभ, मुझे सब कुछ सही सही बताओ, आखिर तुम्हारे और पिकाचू के बीच में चल क्या रहा है? आखिर वो तुमसे क्यों गुस्सा है? वरना वो लड़की तुमसे सच में बहुत दूर चली जाएगी, फिर चिल्लाना गलियों में, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। शुभ को काफी ज्यादा हंसी आ गई थी दादी की ये बात सुनकर। शुभ ने कहा कि बताता हूँ दादी, पर आप प्रॉमिस करो मेरी हेल्प करोगी दिशा को मनाने में। दादी ने शुभ के बालों को सहलाते हुए कहा कि हाँ शुभ, मैं तेरी मदद करूंगी, तभी तो तुम्हारे लिए वो चैन खरीद के लेकर आई हूँ मैं। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है तेरे और पिकाचू के बीच में, क्यों वो तुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ है और क्यों वो तुझसे बात नहीं कर रही है? तो इधर देखते हैं अभी अमेरिका में रुद्र की कहानी। रीना महेश्वरी और रुद्र दोनों ही एक कैफे में बैठे हुए थे। रुद्र ने कॉफ़ी की सिप लेकर बोला, तो फिर क्या हुआ आंटी? तो अनीता माँ मान गई, पापा और अनीता माँ की शादी हो गई। तो महेश्वरी जी ने कहा कि अनीता शादी करना ही नहीं चाहती थी बेटा, वो तो बस उसके कुछ पर्सनल रीज़न थे जिसकी वजह से वो हर लड़के से हमेशा दूर रहना चाहती थी। लेकिन मानना पड़ेगा संजय भी बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला था, हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। वो बहुत ज़्यादा जिद्दी इंसान था, अनीता को मना कर ही रहेगा, उसने भी अपने मन में सोच लिया था। अब ये देखना था कि वो कैसे अनीता को मनाएगा। इधर देखते हैं फ्लैशबैक, कैसे संजय ने अनीता को मनाया था। संजय के कॉलेज में पार्टी हो रही थी और संजय पार्टी हॉल से बाहर अनीता का वेट कर रहा था। पिछले 2 घंटे से संजय पार्टी हॉल में नहीं गया था और वो बस होटल के बाहर खड़ा हुआ अनीता का वेट कर रहा था। तभी कुलदीप
लड़की पीछे से संजय के पास आया और संजय के कंधे पर अपना हाथ मारकर थोड़ा नाराजगी भरे लहजे में बोला, तुझे क्या लगता है संजय, अनीता आएगी? तो संजय ने कहा कि आएगी, बिल्कुल आएगी। तभी एक लड़की लाइट ऑरेंज कलर का गाउन पहने हुए सामने से धीरे धीरे करके आ रही थी। जैसे जैसे वो संजय के पास आ रही थी, संजय की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और चेहरे की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। संजय ने उस लड़की को देखकर कहा कि थैंक यू अनीता आने के लिए। संजय बस अनीता को ही देख रहा था और अनीता शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए खड़ी हुई थी। अनीता ने अपने बालों को घबराते हुए ठीक करते हुए कहा कि अंदर चले, यहाँ पर बाहर सब देख रहे हैं। तो संजय भी अपने होश में आया और बोला कि हाँ हाँ चलो ना, बिल्कुल। तो संजय अनीता को लेकर अभी पार्टी हॉल में आ गया था। अनीता संजय के साथ डांस कर रही थी, तो अनीता और शर्म के मारे वो संजय को देख ही नहीं रही थी और संजय जो कंटिन्यू बस अनीता को ही देखे जा रहा था। संजय से अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ और उसने कसकर अनीता को अपने गले लगा दिया और चिल्लाकर कहा कि अनीता अनीता आई लव यू रियली वेरी वेरी मच। अनीता ने संजय की बात का जवाब नहीं दिया। तभी कुलदीप उन दोनों के पास एक ड्रिंक लेकर आ गया और दोनों ने ही ड्रिंक कर ली। तो लेकिन धीरे धीरे अभी अनीता को नशा होने लगा था। संजय भी समझ गया था कि ड्रिंक में ज़रूर कुछ ऐड किया गया था। तो संजय ने घूर कर अभी कुलदीप को देखा और कुलदीप ने एक आंख मारते हुए कहा कि तेरा काम आसान कर रहा हूँ यार, घूर क्यों रहा है मुझे ऐसे। तो संजय ने अभी एक हाथ से अनीता को संभाल कर उसे दूसरे हाथ से एक पंच कुलदीप के मुंह पर मारकर कहा कि तू पागल हो गया है क्या, ये इस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं है और तू ना बिल्कुल बेवकूफ़ है। इतना कहकर संजय ने अभी अनीता को अपनी गोद में उठाया और होटल के रूम में लेकर आ गया। अनीता को अब तक नशा पूरी तरह से हो चुका था। अनीता को गर्मी लग रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा उलझन हो रही थी। अनीता अपने कपड़े उतारने लगी और संजय की आंखें अभी हैरानी से फैल गई थी। संजय ने अनीता को अपनी गोद में उठाया और उसे शावर के नीचे लेकर खड़ा हो गया। तो अनीता अब काफ़ी हद तक रिलैक्स फील कर रही थी। थोड़ी देर के बाद ही दोनों के होंठ अभी एक दूसरे से जुड़ चुके थे। अनीता अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी और संजय खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दोनों ने ही एक दूसरे को बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। दोनों की किस करीब 15 मिनट तक चली थी। अनीता नशे की हालत में संजय को बार बार ब्लेजर उतारने लगी थी। तो संजय ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। संजय ने अनीता को अपनी गोद में उठाकर उसे बालकनी की सोफे पर लेकर आ गया। तो संजय जानता था कि अनीता को इस वक्त फिजिकल नीड की ज़रूरत है, लेकिन संजय अभी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे अनीता की नज़रों में वो गिर जाए या फिर अनीता हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। इसीलिए वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। संजय अनीता को गीले कपड़ों में ही बालकनी में गोद में लिए बैठा रहा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से अनीता का बदन काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुका था। संजय अनीता के बालों को सहलाता रहा। धीरे धीरे अनीता संजय की गोद में बैठी बैठी ही सो गई। संजय को पूरी रात अभी अनीता के चेहरे को निहारता रहता है। तो पूरी रात अभी अनीता को बालकनी में लेकर संजय बैठा रहा और धीरे धीरे संजय को भी अब नींद आ गई थी। सुबह जब संजय की आंखें खुली तो उसने देखा कि अनीता उसे ही देख रही है। संजय हड़बड़ाहट में उठने लगा तो उसे महसूस हुआ कि अनीता अभी भी उसकी गोद में ही है। तो संजय ने अपनी सफाई में कहा कि देखो अनीता, मैंने कुछ नहीं किया है, वो न कल रात गलती से कुलदीप ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर ऐसे बैठा रहा। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अनीता ने रिएक्ट नहीं किया और वो बस संजय को ही देख रही थी। तो अनीता के ऐसे देखने से संजय अभी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। संजय के मन में हज़ारों सवाल चल रहे थे। संजय ने अपने मन ही मन सोचा कि इतनी मुश्किल से मेरे पास आई थी, अब छोटी सी गलतफहमी के चलते मुझसे दूर ना हो जाए। क्या करूँ मैं, कैसे समझाऊँ अनीता को। लेकिन हुआ तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट। अनीता धीरे धीरे अभी संजय के पास आई और संजय के गाल पर किस करके बोली, आई लव यू संजय। संजय ने अभी अनीता को देखा और एकदम से शॉक्ड हो गया। अनीता ने भी शर्म के मारे जल्दी से संजय को अपने गले लगा लिया और इसी तरह से संजय और अनीता की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। इसी तरह फ्लैशबैक एंड होता है। इधर प्रताप हाउस में शुभ ने दादी को सब कुछ सच सच बता दिया था अपने और दिशा के बारे में।
जैसे जैसे अभी शुभ दादी को बता रहा था वैसे वैसे दादी की आंखें एकदम से फैलती जा रही थी। दादी ने कहा कि उस रात तूने हम सबको क्यों नहीं बताया कि दिशा ने ड्रग्स वाली ड्रिंक पी ली है और तेरे और दिशा के बीच में ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो शुभ ने कहा कि दादी मैं बताने आया था लेकिन तब तक सब प्रताप हाउस के लिए निकल गए थे। दिशा को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहाँ ही जा सकता था, आप ही बताइए। तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने ये सब कुछ कर दिया। तो दिशा मुझे अब बहुत ज़्यादा गलत समझती है। तो दादी ने अभी शुभ के बालों को नोचते हुए कहा कि दिशा क्या मैं भी तुझे गलत ही समझती हूँ, समझा। दादी ने गुस्से में कहा कि उठ उठ जा। तो शुभ ने कहा कि दादी बस करो ना प्लीज़, कितना मारोगी आप मुझे, कितना मार लिया है आपने, मेरी गलती नहीं थी, मुझे क्या पता था कि उस ड्रिंक में किसने कुछ ऐड किया है। तभी शुभ को कुछ याद आता है कि उसने कहा कि दादी एक मिनट, वो ड्रिंक ना मेरे पास तनु लेकर आई थी और मैंने वो ड्रिंक दिशा को पिला दी थी। मतलब तनु चाहती थी कि जो हालत दिशा की हुई है वो हालत मेरी हो जाए। तो दादी ने भी अपना सर पर हाथ मारकर कहा ये माँ बेटी ना बिल्कुल नहीं मानेगी। मतलब तू ड्रग्स के नशे में होता तो तनु तुम्हारे पास आती और फिर हमें मजबूरन तनु को अपने घर की बहू बनाना पड़ता। हे भगवान, इस रीता के दिमाग में पता नहीं इतने फितूर कैसे भरा हुआ है, कैसे ये सब अपनी गंदी हरकत से बाज नहीं आती। मैं तनु जैसी लड़की को अपनी बहू बना लूंगी। शुभ ने गुस्से में कहा कि इस तनु की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगा नहीं दादी, 2 बार इसने मेरे और दिशा के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। दादी ने कहा कि वो सब बाद में, पहले जा दिशा के पास वो चैन लेकर जा और उसे माफ़ी मांग, उसे वो चैन दे और उस रात के बारे में सब कुछ सही सही बता दे ताकि वो तुझे गलत ना समझे। तो शुभ ने अभी वो चैन ली और वहाँ से जाने लगा। तभी दादी ने उसे रोक कर कहा कि शुभ रुको, तू अभी मत जा, वापस आ जा। तो शुभ अभी वापस दादी के पास आ गया। तो दादी ने कहा कि अभी तूने वो ड्रिंक की हुई है ना, तो कल सुबह अच्छे से तैयार होके अच्छे मूड के साथ अभी दिशा को डेट पर लेकर जा और फिर तू वहीं पर उसे वो सब कुछ बता देना और उसकी चैन उसे दे देना। शुभ को दादी की बात एकदम सही लगी। तो दादी ने भी शुभ को लेटाया और उसके सिर पर अपना हाथ फेरती रही। थोड़ी देर में ही शुभ को नींद आ गई और वो वहीं सो गया। दादी भी उठकर अपने कमरे में आ गई। सुबह शुभ की आंखें खुलती हैं तो उसने सबसे पहले दिशा की चैन को देखा जिसे वो हाथ में ही पकड़कर सो गया था। शुभ ने वो चैन देखी और फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। शुभ ने चैन को देखकर खुद से कहा कि पिकाचू अब बहुत ही जल्द तुम मेरी बन जाओगी, हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो शुभ अभी जल्दी से उठा और तैयार हो गया। शुभ ने आज नेवी ब्लू कलर के शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट को पहना था। शुभ डार्क कलर का कपड़ा ही पहनता था तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता था। तो शुभ ने अभी बालों को अच्छे से जेल से सेट किया और परफ्यूम लगाया। शुभ जल्दी से रेडी हो गया और शुभ ने अभी खुद को मिरर में देखकर कहा कि तो मिस्टर शुभ प्रताप सिंह चले मिशन पिकाचू कंप्लीट करने को। तो शुभ अभी कल जितना परेशान था आज उतना ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके हाथ दिशा की वो चैन और दादी का सपोर्ट आ चुका था। शुभ जल्दी से नीचे आया तो देखा कि हॉल में अभी कोई भी नहीं था। शुभ ने चिल्लाकर कहा कि दादी दादी सब कहाँ पर हैं। तो दादी ने कहा कि घड़ी देखी है तूने। तो शुभ ने अभी घड़ी पर नज़र डाली तो दोपहर का 1 बज रहा था। शुभ ने कहा कि इतना ज़्यादा लेट उठा हूँ मैं। तो दादी ने कहा कि हाँ इतनी ज़्यादा लेट उठा है तू, वो तीनों तो कॉलेज चली गई हैं जय के साथ। अब तू ना चुपचाप से ऑफिस चला जा और रात को आकर बात कर लियो। तो शुभ ने भी अभी पैर पटक कर कहा कि दादी। दादी ने शुभ को अभी ताना मारते हुए कहा कि तैयार तो ऐसे हुआ है जैसे अभी घोड़ी ही चढ़ जाएगा। शुभ ने अभी बेमन ही नाश्ता किया और घर से बाहर जाने लगा। तभी गार्डन में भी दादाजी बैठे हुए थे। दादाजी ने अभी शुभ को देखकर कहा कि कहाँ जा रहा है। तो शुभ ने अभी थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए कहा कि आपकी बहू को मनाने। तो दादाजी को शुभ की आधी अधूरी बात सुनाई नहीं दी। तो दादाजी ने दोबारा पूछा शुभ तू कहाँ जा रहा है। तो शुभ ने थोड़ा सा जोर से कहा कि दादाजी जाऊंगा कहाँ, ऑफिस जाऊंगा और कहाँ। तो शुभ ने अभी गुस्से में गाड़ी को स्टार्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गया। शुभ आधे घंटे से ड्राइव कर रहा था लेकिन उसका मन ऑफिस जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मगर फिर भी फाइनली शुभ ने अपने मन में लड़ झगड़ कर गाड़ी घुमा ली और दिशा के कॉलेज के लिए निकल गया। थोड़ी देर में ही शुभ दिशा के कॉलेज पहुंच गया।
इधर देखते हैं अमेरिका में रुद्र और महेश्वरी जी की बातें। रुद्र रानी महेश्वरी के घर में बैठा हुआ था और दोनों में अभी भी बातें कंटिन्यू चल रही थी। तो रुद्र ने पूछा कि आगे क्या हुआ आंटी। तभी रीना महेश्वरी ने कहा कि अनीता ने अपना प्यार कन्फेस कर लिया था। संजय बहुत ज़्यादा खुश हो गया था बेटा। तभी दोनों को एक दूसरे से रोज़ मिलने की आदत हो गई, लेकिन अनीता ने कभी भी संजय को अपनी हकीकत के बारे में नहीं बताया। तो संजय ने भी अनीता के साथ शादी करने के सपने देखने लगे थे। तो उसी दौरान मैंने शादी कर ली। मैंने अपनी शादी की पार्टी एक होटल में रखी थी। चलो देखते हैं फ्लैशबैक रानी महेश्वरी की शादी, जहां पर अनीता और संजय के बीच क्या हुआ था। रानी महेश्वरी ने अपने हस्बैंड के साथ स्टेज पर बैठते हुए अनीता को देख रही थी और उसकी सारी फ्रेंड्स गिफ्ट लेकर आ रही थी। तभी संजय रीना के पास गिफ्ट लेकर आया और बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस रीना। जब रीना ने कहा कि क्या करें संजय साहब, आप तो हाथ से निकल गए ना, आप किसी न किसी से तो अब शादी करनी ही थी, तो सोचा आपके इस दोस्त कुलदीप से ही शादी कर लेती हूँ। तो संजय ने कहा कि कोई बात नहीं रीना, अगले जन्म में अगर अनीता नहीं मिली तो डेफिनेटली तुमसे ही शादी करूँगा मैं। तो संजय की बात सुनकर अभी रीना, अनीता, कुलदीप सब हंसने लगते हैं। तो वो सब अभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तो अनीता और संजय साथ में भी खाना खा ही रहे थे कि तभी एक वेटर की गलती सी ड्रिंक का गिलास अनीता की ड्रेस पर आकर गिर गया। तो अनीता भी संजय को बोलकर होटल के बाहर चली गई। थोड़ी देर वेट करने के बाद संजय भी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगा, इसीलिए वो भी अनीता के पीछे पीछे होटल रूम से बाहर चला गया। संजय ने बिना सोचे समझे ही होटल रूम का गेट खोल दिया। तो सामने का नज़ारा देखकर संजय की आंखें खुली की खुली रह गईं। अनीता ने अपनी साड़ी उतारी थी और वो बस टॉप और शेप वियर में खड़ी हुई थी। जैसे उसने संजय को देखा, उसने झटके से अपनी साड़ी उठाकर खुद को कवर करते हुए बोला संजय, संजय आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जाइए यहाँ से, मैं अभी आ रही थी ना। तो संजय भी अब जल्दी से एकदम से पलट गया था। तो संजय ने कहा कि सॉरी अनीता, मुझे नहीं पता था कि तुम चेंज कर रही हो, मैं तो बस वो पार्टी में बोर हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, आई एम सॉरी। तो अनीता ने कहा कि संजय पलटना मत, मुझे साड़ी पहननी है। तो अनीता ने भी जल्दी से अपनी साड़ी पहन ली थी। संजय एक जेंटलमैन की तरह पलटा कर ही खड़ा रहा, जबकि उसके दिल में हजारों तूफान उमड़ रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार अनीता का गोरा बदन आ रहा था। तो संजय अभी कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अगर आज अनीता उसे हल्का सा भी इशारा कर देती तो वो अनीता को आज ही अपना बना लेता। तभी थोड़ी देर के बाद अनीता ने कहा कि संजय, मैंने साड़ी पहन ली है, अब तुम पलट सकते हो। लेकिन संजय पलटा नहीं था, क्योंकि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो कंट्रोल से बाहर हो गया था। तो संजय ने भी अनीता से कहा कि तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो अनीता ने कहा कि क्या हुआ संजय। तो अनीता भी बार बार संजय की फेस की तरफ देखती है और संजय जो घूम जाता है। तो अनीता एक डॉक्टर थी, इसीलिए उसे समझते देर नहीं लगती थी कि संजय अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। तो अनीता के चेहरे पर भी एक उदासी आ गई थी। अनीता ने संजय को पीछे से गले लगाकर कहा कि संजय मैं रेडी हूँ। तो संजय को अब अनीता की बात समझ में नहीं आई और उसने कहा कि हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ कि तुम रेडी हो गई हो और अब तुम जाओ, मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ। तो अनीता भी सीधा संजय के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद करके बोली कि मैं तुम्हारे करीब आने के लिए रेडी हूँ संजय। तो संजय भी समझ गया था कि अनीता उसकी हालत समझ गई है। तो संजय ने कहा कि अनीता मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, और वैसे भी शादी से पहले ये सब कुछ ठीक नहीं है। इतना कहकर संजय सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी अनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो अनीता ने कहा कि संजय प्लीज़ अपनी खुशी के लिए ना सही, मेरी खुशी के लिए ही मेरे करीब आ जाओ प्लीज़। तो संजय से तो पहले से ही कंट्रोल नहीं हो रहा था, फिर अनीता का साथ पाकर तो उसकी दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज चलने लगी थी। संजय ने कुछ सेकंड मन में सोचा कि शादी तो मैं अनीता से ही करूंगा, और अगले ही पल संजय ने अपने होंठ अनीता के होंठ पर रख दिए और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। तभी संजय के हाथ अभी धीरे धीरे करके अनीता की साड़ी पर फिसल रहे थे। तो संजय ने किस करते हुए अनीता की साड़ी निकाल दी थी। अनीता आंखें बंद करते हुए अभी संजय को महसूस कर रही थी। संजय ने करीब 15 मिनट बाद अनीता के होंठों को छोड़ा और रूम का गेट लॉक
लॉक कर लिया। तो संजय ने अभी लाइट ऑफ की और अनीता को उठाकर बेड पर लेकर आ गया। अनीता ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। संजय ने अनीता के होंठों को दोबारा से चूमना शुरू किया। संजय ने एक एक करके अनीता के बदन से सारे कपड़े अलग कर दिए और उसकी बॉडी को चूमने लगा। तो संजय अभी बहुत ज़्यादा प्यार से अनीता को किस कर रहा था और जैसे ही अनीता कोई नाजुक सी चीज हो तो संजय ने अभी अनीता के उभारों पर किस करना शुरू किया था। अनीता की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी थी। अनीता के हाथ संजय के बालों में लगातार चल रहे थे और संजय अनीता के गर्दन पर किस कर रहा था। करीब आधा घंटा अनीता को बेतहाशा चूमने के बाद संजय ने अपने कपड़े निकाल दिए और संजय अनीता में समाने लगा। अनीता को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था लेकिन वो फिर भी संजय की खुशी के लिए उस दर्द को सह रही थी। संजय अब पूरी तरह से अनीता में समा चुका था। संजय ने धीरे से अनीता के कान में कहा कि अनीता, कल ही हम कोर्ट मैरिज करेंगे, मना मत करना प्लीज। तो अनीता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तो अनीता ने अभी संजय की बात का रिप्लाई नहीं किया था। करीब 2 घंटा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद संजय ने अनीता का सर अपने बाजुओं पर रख लिया था। तो अनीता ने अभी संजय से चिपक कर सो गई थी। तो सुबह जब अनीता की आंखें खुली तो संजय उसे ही देख रहा था। संजय ने कहा कि चले धर्मपत्नी, शादी करने के लिए। तो अनीता ने अभी शादी की बात टालते हुए कहा कि संजय, आज मेरा ना प्रैक्टिकल है, मैं नहीं जा पाऊंगी, प्लीज हम किसी और दिन शादी करेंगे। तो संजय ने कहा कि धर्मपत्नी, प्रैक्टिकल हो जाएगा फिर चलेंगे ना। तो अनीता के पास अब संजय की बातों का कोई भी जवाब नहीं था। अनीता उठकर सीधा वॉशरूम में जाने लगी। तो संजय ने अभी उसे पीछे से अपनी गोद में उठाकर कहा कि धर्मपत्नी, कल बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है तुमने, चलो ना मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। संजय अनीता को लेकर बाथरूम में आ गया था। संजय अनीता दोनों ही अभी बाथ टब में बैठे हुए थे। अनीता उदास थी तो संजय बहुत ज्यादा खुश था। धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया। संजय जब भी अनीता से शादी की बात करता तो अनीता हमेशा टाल देती थी। इस बीच दोनों कई बार फिजिकल हो चुके थे। एक दिन दोनों फिजिकल होकर लेटे ही थे कि तभी संजय ने कहा कि अनीता, हम क्यों ऐसे एक दूसरे की बाहों में रहेंगे? क्या हम कभी शादी नहीं करेंगे क्या? तुम हमेशा शादी की बात को टाल देती हो, क्यों तुम शादी नहीं करना चाहती? तो अनीता ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम शादी कर लो संजय। संजय को लगा कि अनीता शायद मजाक कर रही है। तो संजय ने कहा कि अनीता, मैं अपनी रातें तुम्हारे साथ बिताता हूँ और तुम्हीं से ही शादी करूँगा, किसी और से शादी क्यों कर लूँ? तुम्हारे अलावा मुझे किसी के साथ नहीं शादी करनी है। अनीता ने कहा कि मजाक नहीं कर रही हूँ संजय, संजय सच कह रही हूँ मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जितनी जल्दी हो सके तुम इंडिया वापस चले जाओ, वैसे भी तुम्हारी ग्रेजुएशन तो खत्म हो गई है ना। तो संजय को अब अनीता पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा कि दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा अनीता? मैं क्या तुम्हारे साथ ऐश करने के लिए आया था? तुमसे प्यार नहीं करता हूँ मैं, इसीलिए बस बिस्तर पर तुम्हारे साथ हूँ, वरना शादी से पहले किसी भी लड़की को ऐसे नहीं छूता, समझी तुम? मैं तुमसे शादी करूँगा। तो अनीता ने उठकर अपने कपड़े पहने और बोली कि संजय, एक बार सुन लो प्लीज, 10 बार शादी तो मैं तुमसे नहीं करूंगी तुमसे शादी। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। आज मैं तुमसे आखिरी बार मिल रही हूँ। इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। मगर संजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था अनीता पर। संजय खुद को एहसास महसूस कर रहा था जैसे अनीता को जाना उसके दिल में आग लग गया हो। उसके दिल में हजारों सवाल चल रहे थे जिसका जवाब बस अनीता के पास ही था और अनीता उन सवालों का जवाब संजय को देना ही नहीं चाहती थी। आखिर क्यों अनीता संजय से शादी नहीं करना चाहती थी, ये दिमाग में संजय के घूम रहा था। अभी देखते हैं फ्लैशबैक एंड होता है। तो महेश्वरी की आंखों में आंसू आ गए थे तो रुद्र भी काफी ज्यादा उदास हो गया। रुद्र ने कहा कि अनीता माँ शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? तो महेश्वरी ने कहा कि क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था, उसके पास सिर्फ 2 या 3 साल ही थे और वो संजय से शादी करके संजय की जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती थी। उसने कभी भी संजय को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था, यहाँ तक कि उसने किसी को भी नहीं बताया था कि उसे ब्रेन
ब्रेन ट्यूमर है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद संजय टूट जाएगा। उसकी ये बात सुनकर वो अकेले अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, लेकिन उसने संजय को कभी भी अपनी हालत के बारे में नहीं बताया था। उस दिन से संजय ने कई बार अनीता से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन अनीता संजय से नहीं मिली थी। संजय को अब काफ़ी ज़्यादा अकेलापन लगता था। वो अनीता से किसी भी कीमत पर मिलना चाहता था, मगर अनीता तो ऐसी जगह चली गई थी, उसे उसका एड्रेस ही नहीं पता था। चलिए देखते हैं फ्लैशबैक। संजय रात को अनीता के हॉस्टल के कमरे में पहुंच गया तो संजय ने देखा कि अनीता अभी सो रही थी। संजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पिछले कितने ही दिनों से संजय सोया नहीं था और अनीता आराम से अपने कमरे में सो रही थी, तो संजय भी अनीता के ऊपर आ गया था। अनीता ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि संजय को देखकर वो एकदम से डर गई थी। तो संजय ने अभी अनीता के मुंह पर अपना हाथ रख लिया और बोला, चिल्लाना मत, वरना सिक्योरिटी गार्ड मुझे मार मार के भगा देंगे और मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो अनीता ने कहा कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो संजय, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। तो संजय ने कहा कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो अनीता, मुझे ये बताओ पहले, तुम मिलती क्यों नहीं हो मुझसे? मैं तुम्हारे साथ शादी के सपने देख रहा हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रही हो। तो अनीता ने कहा कि क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो संजय बोलता है कि अगर शादी नहीं करनी थी तो मेरे साथ इतनी रातें क्यों बिताया मेरे साथ वो सारे पल? तो अनीता ने कहा कि क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ऐश करनी थी, इसीलिए, क्योंकि मुझे सब वर्जन वर्जन बोलते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मुझे भी एक बॉयफ्रेंड की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हें हाँ कर दी थी, बस, और कोई रीज़न नहीं था। अब मेरा मन भर गया है तुमसे, अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती हूँ और इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो संजय ने अनीता के मुँह से हाथ हटाकर बोला कि कितना झूठ बोलती हो तुम अनीता, वो भी संजय प्रताप सिंह के सामने। तो अनीता ने अभी संजय का हाथ अपने मुंह से हटाकर कहा कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मुझे क्या है दिक्कत, जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से। तो संजय भी धीरे धीरे अनीता के होंठों की तरफ झुकने लगा। तो अनीता ने संजय को करीब आता देखा तो शर्म के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। तो संजय ने अभी अनीता को आंखें बंद किए हुए देखा तो संजय को अनीता पर बहुत ज़्यादा प्यार आ गया। संजय ने करवट लेकर अनीता को अपने ऊपर लिटा लिया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा कि धर्मपत्नी, हमसे झूठ कम बोला करो ज़रा, क्योंकि हमें पता है कि आप हमसे झूठ बोल रही हैं। संजय के इतना ज़्यादा प्यार से बोलने से अनीता की आंखों में आंसू आ गए थे और अनीता फूट फूट कर वहीं पर रोने लगी। संजय को समझ में नहीं आया और संजय ने करवट लेकर अनीता को अपने नीचे किया और उसकी आंखों पर किस करते हुए पूछा कि क्या हुआ अनीता, तुम रो क्यों रही हो और प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तो अनीता ने अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहा कि कुछ नहीं संजय, बस तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तो तुम कल ही शादी कर लो हमसे। तो संजय एकदम से खुश हो गया। तो अनीता ने अभी संजय को समझा बुझाकर हॉस्टल से भेज दिया कि हम तुमसे कल ही शादी कर लेंगे और अगले ही दिन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। संजय तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, मगर अनीता के दिल में अभी भी काफ़ी सारे सवाल थे। इसी तरह फ्लैशबैक एंड होता है। तो रुद्र ने पूछा कि अनीता माँ और पापा की शादी की फ़ोटो है क्या आपके पास? तो रीना महेश्वरी ने कहा कि नहीं रुद्र ना, फोटो तो नहीं है, लेकिन हाँ संजय ने अपनी शादी अमेरिका के कोर्ट में रजिस्टर करवाई थी। तो रुद्र ने पूछा कि अगर पापा ने शादी रजिस्टर्ड कराई थी तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी तो होंगे ना, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स की मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रीना महेश्वरी ने भी फ्लैश में जाते हुए सोचते हुए बोला। चलिए देखते हैं फ्लैशबैक। अमेरिका एयरपोर्ट। संजय भी एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था और अनीता हाथ बांधे संजय को देख रही थी। तो संजय ने कहा कि अनीता बहुत गलत बात है, तुम मेरे साथ इंडिया क्यों नहीं चल रही हो, मुझे तुम्हें लेकर चलना है अपने घर, मेरे माँ पिताजी तुमसे मिल लेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तुम भी उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो अनीता ने कहा कि संजय अभी के लिए तुम अपनी फैमिली से मिल लो जाकर, मैं तुम्हारे साथ अगली बार ज़रूर
चलूँगी, तब तक मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। तो संजय ने भी अभी अनीता को ज़्यादा फोर्स नहीं किया था। संजय ने अपने ब्लेज़र की जेब से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर अनीता को पकड़ाते हुए कहा कि ये लो, मैंने हमारी शादी रजिस्टर्ड करा दी है कोर्ट में, इसमें मेरे सिग्नेचर है, तुम भी कर देना। तो अनीता ने वो डॉक्यूमेंट्स लिए और फिर थोड़ी देर बाद संजय की फ़्लाइट अनाउंस हो गई थी। अनीता की आंखों में आंसू आ गए थे। संजय और अनीता ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और फिर संजय का मन तो अनीता को ऐसे छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो अनीता भी अभी जानती थी कि वो अब आखिरी बार ही संजय के गले लग रही है, क्योंकि उसका ये लास्ट स्टेज था और शायद संजय दोबारा आएगा तो वो उससे मिल भी नहीं पाएगी। संजय इस उम्मीद में इंडिया वापस आ गया था कि अगली बार वो अनीता को भी अपने साथ लेकर आएगा, बिना ये जाने कि बिना ये सोचे कि उसका और अनीता का साथ तो बस इतना ही था और अनीता क्यों उसके साथ नहीं जा रही थी। संजय इन सारी चीज़ों से अनजान था। इसी तरह से फ्लैशबैक एंड होता है। इधर दूसरी तरफ दिशा के कॉलेज में पहुंच चुका था शुभ। शुभ ने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कॉलेज में एंट्री ले ली थी, लेकिन शुभ दिशा को ढूंढ पाता उससे पहले ही नील का फ़ोन आ गया। तो शुभ ने अभी फ़ोन को रिसीव करते हुए कहा कि भैया बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, प्लीज़ बाद में बात करता हूँ आपसे। तो नील ने कहा कि ज़रूरी काम क्या, जरा मुझे ये भी तो बता दे, क्या तू नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में बैठा हुआ है? तू अब तक फैक्ट्री क्यों नहीं गया? बोल, वहाँ मजदूरों के बीच कितनी ज़्यादा लड़ाई हो गई है। जितनी जल्दी हो सकता है तू जल्दी से फैक्ट्री चला जा, समझा? नहीं तो तेरी खैर नहीं। तो शुभ ने भी अपना मोबाइल सर पर मार कर कहा कि ये मजदूर भी ना आज ही लड़ाई करना था क्या इन्हें? चलो अब इन मजदूरों की मालकिन को बाद में ही मना लूँगा, अभी पहले इन लोगों को मना लेता हूँ जाके। इतना कहकर शुभ भी कॉलेज से बाहर आ गया और अपनी गाड़ी में आकर बैठकर सीधा फैक्ट्री के लिए निकल गया। शुभ सीधा फैक्ट्री में गया तो शुभ ने अभी फैक्ट्री में पूरा दिन काम किया था, मजदूरों की लड़ाई सुलझाई थी। शुभ बारी बारी करके काफ़ी ज़्यादा थक गया था। रात के 11 बज गए थे तो शुभ अभी भी फैक्ट्री में ही था। फाइनली 12 बजे शुभ प्रताप हाउस के लिए निकल गया था। शुभ काफ़ी ज़्यादा थका हारा घर के अंदर आने लगा तो उसने देखा कि गार्डन में दिशा बैठी हुई है। पहले तो शुभ को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने ध्यान से देखा तो दिशा ही बैठी हुई थी, जो झूले पर बैठी हुई झूला झूल रही थी। तो दिशा ने अभी शुभ को देखा तो शुभ सच में बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। शुभ ने सुबह जितना तैयार होकर गया था, घर आते आते उसकी हालत उतनी ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। शुभ की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले हुए थे, बाजू फोल्ड थी और आधी शर्ट बाहर निकली हुई थी, बाल बिखरे बिखरे हुए थे, चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर की नींद मौजूद थी। दिशा शुभ को देखकर अंदर जाने लगती है तो शुभ के अंदर इस वक्त दिशा से बात करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। शुभ भी दिशा के पीछे पीछे घर के अंदर आ गया था। दिशा अपने कमरे में जाकर सो जाती है और शुभ भी अपने कमरे में जाकर बहुत ही धड़ाम से बेड पर लेटकर सो गया। शुभ के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अभी फ्रेश होकर आ जाए, इसीलिए वो ऐसे ही बेड पर लेटा रहा और सो गया। दिशा अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन दिशा को शुभ की टेंशन होने लगी थी। दिशा सोच रही थी कि पता नहीं शुभ ने डिनर करा होगा या फिर नहीं। वो इतने थके हुए लग रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो खाना खाने नीचे भी आएंगे। तो दिशा भी बेशक शुभ से डरती थी, लेकिन कहीं ना कहीं शुभ की फिक्र भी करती थी। घर में शुभ ही था जो उसे परेशान करता था, लेकिन शुभ ही था जिसके साथ वो इतना ज़्यादा करीब आ चुकी थी। वो कहते हैं ना कि हम ही हैं जो मोहब्बत हमसे ही लड़ाई करती है। तो दिशा भी अपने कमरे से निकल कर अभी किचन में चली गई थी। दिशा ने जल्दी से शुभ के लिए सब्जी गर्म की और रोटियां सेक दी। दिशा खुद ही नहीं जानती थी कि वो शुभ के लिए ये सब कुछ क्यों कर रही है। तो दिशा के दिल ने भी कहा कि वो शुभ के लिए खाना बना दे। तो दिशा अपने दिल की बात मानकर शुभ के लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद ही दिशा खाना लेकर अभी शुभ के कमरे में चली गई। तो शुभ अभी बेड पर लेटा था, लेकिन थकावट की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। शुभ
शुभ कभी इधर करवट लेता और तो कभी इधर करवट लेता, तो शुभ के अंदर उठकर नहाने की हिम्मत भी नहीं थी। तभी दिशा ने गेट को नॉक करके कहा कि शुभ जी आप सो गए क्या? तो दिशा की आवाज़ सुनकर तो शुभ के कान एकदम से खड़े हो गए और ना चाहते हुए भी शुभ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी। शुभ की आधी थकावट तो दिशा की आवाज़ सुनकर ही खत्म हो गई थी। शुभ ने कहा कि नहीं नहीं दिशा, मैं तो सोया ही नहीं हूँ, आ जाओ जल्दी से अंदर आ जाओ। तो दिशा अपनी घबराहट को कंट्रोल करके सीधा अंदर आ गई थी। दिशा ने टेबल पर खाने की प्लेट रखते हुए कहा कि शुभ जी खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। इतना कहकर दिशा वहां से जाने लगी। दिशा वहां से जा पाती उससे पहले ही शुभ ने बेड पर लेटे हुए ही उसका हाथ पकड़ लिया। तो शुभ के ऐसे हाथ पकड़ने से दिशा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो दिशा में अभी मन ही मन खुद से कहा कि जिसका डर था वही हुआ, अब शुभ जी मुझे जाने ही नहीं देंगे, क्या करूं मैं? तो शुभ ने कहा कि दिशा मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसे लेकर जाओ। तो इधर दूसरी तरफ नील जो अवनी के घर के बाहर बहुत देर से खड़ा हुआ था। नील ने कितनी बार अवनी का नंबर डायल कर लिया था लेकिन अवनी फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रही थी। अवनी तो अपने कमरे में पैकिंग कर रही थी और उसका फ़ोन साइलेंट पर था। वो पैकिंग करने में भूल गई थी कि आज नील ने उससे मिलने का वादा किया था। उसे तो पूरा ध्यान अपने कपड़ों पे ही था। तो निहाल अभी इस वक्त नव्या के बेड पर लेटा हुआ था और नव्या वॉशरूम में थी। तो नव्या को नहीं पता था कि निहाल उसके कमरे में है। नील ने फिर निहाल को फ़ोन किया तो निहाल ने नील का नंबर देखा तो वो थोड़ा सा चिढ़ गया। निहाल ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि अब इस बड़े साले को क्या हो गया है, इतनी रात को फ़ोन क्यों कर रहा है? तो निहाल ने भी फ़ोन को रिसीव किया और पूछा कि क्या दिक्कत है तेरी, सोने देगा या नहीं सोने देगा, बोल। तो नील ने भी चिढ़कर कहा कि साले आधे घंटे से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, तब भी अवनी अभी भी फ़ोन नहीं उठा रही है। कल अवनी कनाडा चली जाएगी, मुझे ना उससे आज मिलना था, इसीलिए तू ना जल्दी से उसे कॉल करके जगा, जल्दी से गेट खोल दे। तो निहाल ने कहा कि मैं तो सो रहा हूँ, मैं नहीं खोलने वाला। नील ने गुस्से में कहा कि साले कुत्ते कमीने खोल दे गेट, मुझे बहुत ज़ोर से सूसू भी आई है। तो निहाल ने कहा कि तो सारी दुनिया छोड़कर तुझे मेरा ही घर मिला था सूसू करने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है यार, मैं सोने जा रहा हूँ। तो नील बोलता है कि तुझे तो मैं ऑफिस में देखता हूँ, तेरी नींद ना पूरी करता हूँ वहीं पर। 6 बजे निकल गया था ना तू ऑफिस से बाहर, और हाँ अब तेरी वो नींद पूरी नहीं हो पाई। तो निहाल ने कहा कि यार मैं घर पर नहीं हूँ ना। तो नील ने हैरानी से पूछा तो तू कहाँ पर है? अपनी कबूतरी के पास। तो निहाल ने कहा कि मैं कहीं भी हूँ, तुझे उससे क्या मतलब, तू अपने बारे में सोचना बस। वैसे भी अवनी आई थी ना आज दिन में तुमसे मिलने के लिए, अब रात को कबड्डी खेलनी है क्या उसके साथ? जा जाकर घर में सो जा। तो नील को गुस्सा आ गया और उसने चिढ़कर कहा कि हाँ साले, कबड्डी ही खेलनी है समझा? तू भी तो अपनी कबूतरी के पास गुटर गूं करने गया है ना, अब बता मैं अंदर कैसे जाऊं, मुझे कोई रास्ता दिखा। निहाल नील से बात करके काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। निहाल ने मन ही मन खुद से कहा कि ये अपने रोमांस के चक्कर में मेरा रोमांस खराब करेगा, क्या करूं मैं इसका। निहाल ने कुछ सोचकर कहा कि तू रुक, मैं ना अवनी को लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करता हूं, वो आकर गेट खोल देगी। तभी थोड़ी देर के बाद ही अवनी चुपके से नीचे आई और उसने मेन गेट खोल दिया। तो नील भी धीरे से अंदर आ गया। अवनी नील को चुपचाप लेकर अपने कमरे में आ गई। तो नील अभी सबसे पहले वॉशरूम में भागा। नील फ्रेश होकर बाहर आया तो नील ने अभी अपनी कमर पर एक टॉवल लपेटा हुआ था और एक टॉवल से वो अपने बाल पोंछ रहा था। तो अवनी एक टक बस नील को ही देखे जा रही थी। नील भी मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को साफ कर रहा था। तो अवनी ने भी नील को स्टूल पर बैठाया और नील के बाल को पोंछने लगी। तो अवनी और नील अभी दोनों ही एक चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर एक दूसरे को देख रहे थे। अवनी ने अपने बेड से एक टी शर्ट उठाई और नील को पहना दी। तो अवनी अभी वहां से जाने लगती है तो नील ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके लोवर भी पहना दो ना प्लीज़, इतना कहा। तो अवनी शर्म कर नील को हाथ झटक कर बोलती है कि मुझे ना पैकिंग करनी है, छोड़ो मुझे। तो अवनी ने अभी बेड से एक लोवर उठाकर नील के हाथ में रख दिया और अपना काम करने लगी। तो नील ने अभी लोवर पहनकर अवनी का कमरा देखा जो पूरी तरह से फैला हुआ था। अवनी ने अभी तक पैकिंग नहीं कर पाई थी। तो अवनी के
कमरे में तो अवनी के कपड़ों कम और नील के कपड़े ज़्यादा थे। तो नील ने एक नज़र अभी अवनी के बैग पर डाली, जिसमें एक साइड में अवनी के कपड़े लगे हुए थे और दूसरी साइड में नील के कपड़े। तो नील ने धीरे से कहा कि चोरनी। अवनी ने कपड़ों की तह लगाते हुए कहा कि चोरनी क्यों? जो मेरा हक है उसे ही तो लेकर जा रही हूँ ना अपने साथ। तो नील ने थोड़ा सा चिढ़कर कहा कि अवनी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, फिर भी तुमने पूरे कमरे में बाजार लगा कर रखा है। अब मैं कहाँ पर बैठूंगा, बताओ मुझे। तो अवनी ने अभी नील का हाथ पकड़ा और सोफे पर पड़े कपड़ों को साइड करके नील को वहां पर बैठा दिया। अवनी ने कहा कि आप यहाँ पर बैठेंगे, और कहाँ आपके लिए जगह बचा कर रखी है मैंने। तो नील ने पूछा, और तुम कहाँ पर बैठोगी? तो अवनी अभी नील के पास आई और उसकी थाई पर बैठकर बोली कि मैं तो यहाँ पर बैठूंगी ना। तो नील ने भी अपना सर अभी अवनी के सर पर जोड़कर कहा कि अवनी, बहुत तेज भूख लगी है, दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खिला दो ना। तो अवनी ने कहा कि हाँ नील, अभी लेकर आती हूँ आपके लिए खाना, आप यहीं पर बैठो। अवनी कमरे से निकलकर सीधा किचन में चली गई थी नील के लिए खाना लेने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कैसी लगी आपको कहानी? क्या आपको दिशा और शुभ की लव स्टोरी पसंद आ रही है या फिर अवनी और नील की? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किसकी लव स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग।